तो हेलो गवर्नमेंट टू लफ़ी, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी के अच्छे होंगे। तो आज यानी अभी हम लोग इकाई 4 के बारे में डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, जो 8 क्लास का चल रहा है। इसके पहले हम लोग इकाई 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं लोग, और हो सकता है कि आज ही मैं इकाई 5 और इकाई 6 यानी इकाई 6 तक ही है 8 क्लास में पढ़ने के लिए। इकाई 7 और 8 है जो हम लोग के लिए ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम की पर्पज़ से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 6 तक आज ही हो सकता है कि मैं नाइट तक उसको कंप्लीट कर दूँ, रात 10 बजे तक चाहे मैं वीडियो डालूँ, लेकिन आज उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसलिए क्योंकि कल से 9th शुरू कर दिया जाएगा। 9th का 2 चैप्टर हो चुका है और बाकी जितने भी चैप्टर है कल 9th को भी सोचा जाएगा कि कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत तेज चलाना है इस क्लास को, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े रहिएगा और कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा। 1-2 दिन में हम लोग 2 या 3 दिन के अंदर में 8, 9, 10 ये तीनों क्लास को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा, जो कि SCERT का चल रहा है। किसका चल रहा है भैया? तो SCERT का याद रखिएगा, ये बिहार बोर्ड का SCERT चल रहा है। और NCERT के चक्कर में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, भले आपको कोई कितनों बोले कि NCERT पढ़िए, पहले से पढ़ चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उस पर उतना फोकस देने की जरूरत नहीं है। गलती से अगर 40 में से एक क्वेश्चन आ जाएगा NCERT में से ना, तो बहुत हो गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते NCERT में। जो कंटेंट आपके SCERT में दिया सेम वही दिया SCERT में, थोड़ा बहुत अलग है, लेकिन SCERT यानी बिहार बोर्ड से 39 क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है और एक क्वेश्चन आपका NCERT से आएगा। और उसके अलावा मैं बताया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि NCERT की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बोला था आप लोगों से वादा किया हूँ कि बहुत जल्द मैं जो एक स्पेशल बुक है, जिस बुक में से Tier 2 और Tier 3 दोनों का जो 40 के 40 क्वेश्चन, जो है 40 नहीं 48 क्वेश्चन, वो सब एक ही बुक में से आ रहा है। उसमें से 45 प्लस क्वेश्चन लड़ जा रहा है उसी बुक में से। उस बुक को मैं कल या परसों से एकदम शुरू कर दूँगा, ठीक है। जैसे ये 9th कंप्लीट होगा वैसे शुरू कर दूँगा, ठीक है। इसीलिए वीडियो को हम लोग ज़्यादा देर तक बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप धैर्य रख के पढ़िएगा। तो आज हम लोग 8 क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश किया जाए, आप सभी का साथ रहा तो जरूर कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। शुरू करते हैं। परिवहन यानी इकाई 4। परिवहन मतलब क्या होता है? परिवहन मतलब होता है कि आना जाना, है ना, आने जाने की जो साधन होती है। जैसे परिवहन, जैसे आपका साइकिल परिवहन होगा, बाइक परिवहन होगा, हो सकता है किसी की कार होगा, किसी का बढ़िया मतलब 4 व्हीलर होगा, किसी और बड़ी गाड़ी होगी, ट्रक जिसकी किसी घर में होगा। तो परिवहन मतलब यातायात के साधन, ठीक है। यहाँ लिख रहा है एक जगह से, एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्ति वस्तुओं को पहुँचाना लाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। मतलब कि यातायात, आने जाने की साधन जो हो, जिस साधन से आप यूज कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा? परिवहन कहलाया जाएगा, ठीक है। जैसे बहुत सारे परिवहन हो सकते हैं, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस, बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें कोई खास चीज़ जानने वाला है नहीं, ऐसा नहीं है कुछ इसमें नहीं बताने वाला हो। यहाँ आइए एक बार इस चार्ट को देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ। परिवहन 3 तरह से होता है। एक तो ज़मीन पर चलिएगा तो स्थल, और पानी में दौड़िएगा तो जल, और हवा में उड़िएगा तो वायु। सिंपल बात है। हवा में कैसे उड़िएगा? एरोप्लेन से। पानी में कैसे चलिएगा? पानी जहाज़ से। और ज़मीन पर तो दुनिया भर के आपके पास है कि नहीं है। और पानी जहाज़ में भी चलने वाला है, जैसे कि हवाई जहाज़ में है, हेलीकॉप्टर है, उसी तरह पानी जहाज़ में नाव है, बड़ी बड़ी नावें हैं, स्टीमर है, बोट है ना। उसके बाद से ज़मीन पर चलने वाला तो दुनिया भर के है कि नहीं है। उसके बाद कह रखा कि जल में 2 तरह का है, एक तो आंतरिक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। जल में क्या भैया? 2 तरह के, एक तो अंतर्राष्ट्रीय और एक आंतरिक। मतलब क्या है? देश के अंदर नदियों में घूम रहे हैं, या देश के अंदर में नदियों में कोई व्यापार वगैरह हो रहा है नदी द्वारा, देश के अंदर पानी में घूम रहा है तो उसको बोलेंगे आंतरिक। और देश से बाहर निकल कर समुद्र के रास्ते दूसरे देश में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय। समझ रहे ना। अब यहाँ स्थल के बारे में दिया है। स्थल का जो रोड है जो, वो 3 तरह का, एक तो सड़क वाला है, एक तो रेल वाला है, और एक पाइप लाइन है। 3 तरह के 3 तरह के लाइनें हैं, ठीक है। अन्य परिवहन के लिए पाइप लाइन मतलब क्या? जैसे गैस पेट्रोल वगैरह को ट्रक में ही भर के नहीं लाया जाता, उनका उसका पाइप भी बना, जहाँ जहाँ पाइप नहीं पहुँच पाता ना वहाँ ट्रक से जाता है कि नहीं। न तो मोस्टली जगहों पे क्या किया गया है? पाइप दौड़ा दिया गया, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये जिला और यहाँ से पेट्रोल को यहाँ भेजना, ये गैस को भेजना, तो यहाँ से पाइप दौड़ा दिया गया और इसी में से ऐसे भेज दिया जाता है, ठीक है। आगे आइए, अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे, है ना। लिखा हुआ है सड़क परिवहन। क्या लिखा हुआ है ना? यहाँ लिखा हुआ है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन आप सभी को पता है ना, कि सड़क पर मतलब रोड। सिंपल बात है, क्या होता है? रोड होता है, ठीक है। कुछ इसमें खास नहीं है जानने के लिए। यहाँ आइएगा तो अगले पेज में लिखा हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ये स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है, मैप से इसे बता देता हूँ। यहाँ देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किसे कहते हैं। यह देखिए, यहाँ से आइए, इसको कलर बदल लीजिए और थोड़ा सा बेहतर आप लोग को दिखेगा, पिंक कर जाइए। यहाँ से आइएगा, ये वाला जगह यहाँ आ गया, यानी दिल्ली टू मुंबई, है ना, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता, और कोलकाता से पुनः फिर दिल्ली, है ना। इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। क्या बोलते हैं भैया? स्वर्णिम चतुर्भुज बोलते हैं। स्वर ना, ये देखो स्वर्णिम चतुर्भुज है, 4 भुजाओं बन रहा है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज, इसी को बोला जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है। याद रखिएगा आप सभी को, है ना। पूरी तरह से इसको याद रखना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किसे कहते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। देख सकते हैं कि ये NH2 है, ठीक है। उसके बाद से आइएगा तो ये NH8 है, उसके बाद ये 4 है, इसके बाद ये 5 है, ठीक है। ये पूरी तरह से आपको इसको याद रखना, ठीक है। आगे आ जाइए,
यहाँ देखिए, अब ये कांडा स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग के बारे में बता रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है ना, 4 दिशाओं से मिलकर बना हुआ। पहला कहाँ था? दिल्ली, दिल्ली के बाद मुंबई, मुंबई के बाद चेन्नई, चेन्नई के बाद कोलकाता, फिर कोलकाता से पुनः दिल्ली। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी दिशाओं को याद रखिएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे जोड़ता है। ठीक है, और स्पेशल जब उस बुक को पढ़ाऊंगा तो उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज कितनी लंबी है, कहाँ से कहाँ तक गई हुई है, सब चीज़ उसमें डिटेल बताऊँगा। बस इस बुक में जितना दिया है उसको समझिए। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग जो है, और उसके बाद कितना, ये 6 लेन वाली है, 6 लेन वाली, 4 लेन वाली समझते हैं ना, कि उसमें 6 लेन एक साथ 6 गाड़ियाँ आ जा सकती है। ठीक है, आगे जाइए, आगे जाने के ये इस मैप में बहुत सारी चीज़ें दिया है, चाहेंगे तो अगर क्लियर रूप से दिया रहता तो है ना, इसमें आप देख सकते थे हर चीज़ को। ठीक है, यहाँ जाइए, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना 47, आपको पता नहीं साफ सब दिख रहा होगा कि नहीं, तो ये NH47 है जो सबसे छोटी है। और ये देखो लिखा हुआ है ये 7 नंबर, और ध्यान से देखिएगा तो यहाँ भी नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, जी यहाँ 7 दिख रहा है, 7, यहाँ भी 7 दिख रहा है, और ऊपर आ जाइए, है ना, यही 7 जो है, यही 7 जो है ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाए, यानी कि श्रीनगर टू, है ना, श्रीनगर टू यहाँ कन्याकुमारी तक आएगा, उसको बोला जाता है NH7, जो सबसे लंबी NH है, मतलब रेलवे सॉरी सड़क लाइन है। ठीक है, आगे आ जाइए। अब यहाँ कह रहा है कि श्रीनगर टू कन्याकुमारी को जोड़ती हुई जब एक दूसरे को असम सिलचर से पश्चिम पोरबंदर को जोड़ती है, इसका निर्माण कौन करता है? तो याद रखिए सड़कों का निर्माण जो होता है NHAI करता है, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अब एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है? 1974 ईस्वी में एक्सप्रेसवे नामक सड़क की शुरुआत की गई, 19 कब किया गया? 74 में। ठीक है, यह 6 लेन वाली सड़क है। ठीक है, पर प्रवेश नियंत्रित तरीके से होती है ना, मतलब उसमें उस पर आना जाना पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, किसको आना है किसको जाना है। सड़क के बीच बीच में 7 मीटर चौड़ा विभाजक होता है, मतलब डिवाइडर लगा रहता है बीच में, ये डिवाइडर लगा रहता है रोड के बीच में। ठीक है ना, आगे आ जाइए। इससे इसकी विशेषता ये है कि एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर तार से घेरा होता है। अब रोड के चारों तरफ घेरा रहता है ना, इससे क्या होता है ना कि पशु या पैदल व्यक्ति कोई भी आ नहीं जा सकता है। 2 पहिया 3 पहिया ट्रैक्टर परिचालन पूर्ण तरफ से प्रतिबंधित रहता है। याद रखिएगा एक्सप्रेसवे में है ना 2 पहिया यानी बाइक, 3 पहिया ऑटो और ट्रैक्टर वगैरह जाना है ना, उस पर मतलब क्या रहता है, नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, रोक रहता है जाने का। ठीक है, आगे आ जाइए। ऐसी सड़कों में निश्चित दूरी पर शौचालय, पेट्रोल पंप, प्राथमिक उपचार, टेलीफोन, होटल, खराब गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन इत्यादि की उपलब्ध रहती है। ठीक है, एक्सप्रेसवे के दोनों ओर वृक्ष की लगाना भी जरूरी है। कम समय में निर्बाध यात्रा को सुनिश्चित करने की गारंटी सड़क पर होती है। पूरे भारत में 600 किलोमीटर एक्सप्रेसवे है। याद रखिएगा पुराना डाटा है, लेकिन क्वेश्चन यही पूछेगा निम्न में से ना, मतलब पूछ देगा क्वेश्चन सीधे कि एक्सप्रेसवे कितनी किलोमीटर है, और ऑप्शन में ये 600 किलोमीटर रहेगा, क्योंकि डाटा पुराना उसे मतलब नहीं है, क्वेश्चन यही उठा कर दे देता है। ठीक है, ये आदत है BPSC का। उसके बाद देखिएगा तो लिखा हुआ जबकि यहाँ देखिएगा तो मुंबई पुणे 6 लेन वाला 98 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा मार्ग है ना। तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा हो गया? तो है ना 98 किलोमीटर लंबा मुंबई टू पुणे। ठीक है, और सबसे छोटा पश्चिम बंगाल के कोणा एक्सप्रेसवे है जो कि मात्र 8 किलोमीटर है। तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे 98 किलोमीटर मुंबई टू पुणे, और सबसे छोटा एक्सप्रेसवे कौन सा? पश्चिम बंगाल का कोणा एक्सप्रेसवे 8 किलोमीटर लंबा है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटते चलिएगा। ठीक है, देश में अभी 15 एक्सप्रेसवे है, जबकि 14 निर्माणाधीन है। तो कितना है भैया? तो 15 एक्सप्रेसवे है जो कि टोटल कितना किलोमीटर बनाता है? 600 किलोमीटर, और 14 को जो निर्माणाधीन है। ठीक है ना, जिसमें से बहुत सारा बन भी चुका है। देश में सबसे बड़ा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहा है, और ये बन भी गया है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन है ना? गंगा एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बन रहा है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है। जिसकी लंबाई कितनी भैया? 1000 किलोमीटर। देखो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा 1000 किलोमीटर। ठीक है, आगे आते हैं। पहली प्रकार की सड़कें राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाती है, यानी राष्ट्रीय नेशनल आपका हाईवे कहलाएगा। ठीक है ना, इसीलिए NH लिखा रहता है, नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे राज्य को जोड़ने वाली है ना ऐसी मार्ग देश के चारों ओर फैली हुई। इस राजमार्ग के देख रेख को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग कहा जाता है। ठीक है, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इसकी देखरेख करता है। दिल्ली टू कोलकाता तक के जोड़ने वाला कौन सा राजमार्ग है? NH2 ऊपर बताया हूँ ना, दिल्ली टू कोलकाता या दिल्ली से या कोलकाता था, जोड़ने वाला कितना था? NH2 था। ठीक है, इसे ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, इसे सिर से सूरी मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि सिर से सूरी बनाया था। या तक ना NH2 को है ना, NH2 को ग्रैंड ट्रंक रोड या सिर से सूरी मार्ग भी कहा जाता है, क्योंकि सिर से सूरी ने इसे बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखा कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? 7 बोले NH7 जो है सबसे लंबा है, पीछे ही बताया। इसकी लंबाई याद रखिएगा 2369 किलोमीटर है। कितना भैया?
2369 किलोमीटर है, जो कि बनारसी टू कन्याकुमारी से जोड़ता है। बनारसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। बनारस को कन्याकुमारी यानी कि उत्तर प्रदेश के बीच में से आया हुआ और कन्याकुमारी तक गया हुआ है NH7, ठीक है ना। तो याद रखिएगा NH7 बनारस टू कन्याकुमारी है ना। 6367 किलोमीटर, 6369 किलोमीटर है, यानी 2369 किलोमीटर की लंबी फैली हुई है। आगे आ जाइएगा, है ना। सबसे छोटा जस्ट बताया हूँ NH7 जो पांडिचेरी में, जिसकी लंबाई मात्र 10 किलोमीटर है, और सबसे अधिक का कितनी लंबाई था, है ना, 2369 किलोमीटर, ठीक है। 69 ही था ना, 69, ठीक है। ये 47 वाला NH7 जो है मात्र 10 किलोमीटर है, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ देखिएगा NH2, NH7 और NH47 की बात कर रहा है कि खींचिए, तो NH2 कहाँ से हो जाएगा, दिल्ली टू कोलकाता ना, NH2 हो गया। और उसके बाद NH7 कहाँ से कर रहा है, बनारसी टू कन्याकुमारी NH7, और NH47 यहाँ पांडिचेरी में खींचा 10 किलोमीटर का मात्र, ठीक है, समझ आ गया। अब बिहार में कह रहा है, बिहार में कैमूर से रोहतास औरंगाबाद गया होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करता है कौन, NH2। याद रखना NH2 बिहार में कैमूर रोहतास गया से होते हुए झारखंड प्रवेश करता है। तो पूछेगा NH2 बिहार में किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ है, रोहतास में, गया में और औरंगाबाद में फैला हुआ है, ये देखिएगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब दूसरी सड़क है राज्य मार्ग, यानी कि जो राज्य के अंदर चलता है, जो क्या करता है, जिला मुख्यालय को राजधानी से जोड़ता है। इसकी देखरेख कौन करता है, PWD। इसकी देखरेख कौन करेगा, PWD। तीसरी प्रकार की सड़कें जो है उसको जिला मार्ग बोलते हैं, एक जिला से दूसरे जिला को जोड़ता है, प्रखंड को जोड़ता है, यानी ब्लॉक को जोड़ता है। इसका देखरेख कौन करता है, जिला परिषद का अंतर्गत होता है, ठीक है ना। उसके बाद आएंगे तो चौड़ी सड़क गाँव के प्रखंड जिला वैकल्पिक जोड़ती है, ठीक है। उसके बाद आएंगे तो अगला दे दिया है यहाँ पर सीमा सड़क संगठन, यानी कि BRO, है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। तो सीमा सड़क मतलब क्या होता है, बॉर्डर लाइन पर, है ना, जो भारत की जितने भी बॉर्डर लाइन है ना, इस बॉर्डर लाइन पर जो सड़कें बनेगी इसको बोला जाएगा BRO, है ना, सीमा सड़क संगठन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ लिखा है गंगटोक टू नाथुला तक सड़क का निर्माण BRO ही कर रही है। गंगटोक टू, है ना, गंगटोक किसकी राजधानी है बताइएगा, और नाथुला तो दर्रा है, सिक्किम में जो है, ठीक है। आगे जी, अब रेल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं कि रेल परिवहन में क्या क्या चीज़ें दिया है। रेलगाड़ी देखेंगे तो रेलगाड़ी आप लोगों को पता है कि सबसे सस्ता और सबसे सुविधाजनक यही होता है ना, रेल परिवहन को, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है कि 16 लाख कर्मचारी काम करते हैं, बहुत बड़े स्तर पर ये रोजगार देता है। 16 मंडल में बांटा गया है। रेलवे जोन को कितने मंडल बांटा गया है, तो याद रखिएगा 16 मंडल में बांटा गया है, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे जो है हाजीपुर का है, ये क्वेश्चन जस्ट पिछले ही BPSC वाला एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे BPSC में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, याद रखिएगा। विक्रमशिला, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, जो हाजीपुर लिखा है पूर्व मध्य रेलवे, और 16 रेलवे जोन को मैं एक बार डिटेल में पढ़ाया था, है ना। ये क्वेश्चन आपका BPSC में, है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन फिर दोबारा आ सकता है, ठीक है। आगे आइएगा तो विक्रमशिला, लिच्छवी, उसके बाद मगध, श्रमजीवी, सीमांचल, अर्चना, महाबोधि एक्सप्रेस ने, जननायक एक्सप्रेस बिहार के खुलने की महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, ये सब ट्रेन के नाम है, ठीक है। आगे जी, झारखंड से कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसी भारी खनिज, असम से पेट्रोलियम पदार्थों, पंजाब हरियाणा वगैरह से, है ना, अनाजों का परिवहन रेलवे के द्वारा ही सुगम हो पाया। मतलब रेलवे से बड़े स्तर पर सामान यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखेंगे तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई टू थाने 34 किलोमीटर की दूरी तय गई, यानी कि पहली रेलगाड़ी कब चली, तो पहली रेलगाड़ी चली भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, है ना। याद रखना, डलहौजी चलाया था मुंबई टू थाने, जो कि 34 किलोमीटर था, उतनी दूरी में मात्र पहली बार चला था ट्रेन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अब आइए पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन जो बोले अभी, गैस हो गया, पेट्रोल वगैरह, इसको पाइपलाइन पहुंचाने के लिए यहाँ देखेंगे लिखा है पेट्रोलियम पदार्थ, जल एवं गैस आदि का एक स्थान दूसरे स्थान तक पहुँचाना पाइपलाइन कहलाता है। बिहार में बरौनी, उत्तर प्रदेश मथुरा, हरियाणा, है ना, हरियाणा के पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखाने में पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइन की जरिए होती है, ठीक है। आगे जाइए, जल संसाधन के बारे में जानेंगे। जल हम लोग के लिए संसाधन है, क्योंकि जल हम लोग के लिए उपयोगी है, सिंपल बात है। आगे आएंगे, नीचे देखेंगे, है ना, लिखा हुआ का कि 5000 किलोमीटर नौका चालन जल मार्ग है, ठीक है। देश के अंदर 15,000, ना सॉरी, देश के अंदर कितने हज़ार है, 15,000 किलोमीटर नौका जलयान है। मतलब नाव से चलने घूमने के लिए 15,000 किलोमीटर की देश के अंदर है। पश्चिम बंगाल में हल्दिया टू इलाहाबाद, गंगा नदी में सदिया से धुबरी तक, ब्रह्मपुत्र नदी में, तो गंगा नदी में कहाँ से है, हल्दिया टू इलाहाबाद, और ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया टू धुबरी। दक्षिण भारत में केरल तट में कोट्टापुरम से कोल्लमपुरम, गोदावरी कृष्णा सुंदरवन महत्वपूर्ण आंतरिक क्या है, जलमार्ग है।
आ गया जी। पूर्व पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल है। आ गया जी। इन समुद्री तटों पर 12 प्रमुख बड़े बंदरगाह और कई छोटे मझोले पत्तन है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। गुजरात के कच्छ में कांडला है। गुजरात के कच्छ में जो बंदरगाह का नाम है क्या है? कांडला है। वही तूतीकोरिन, नुआसुआ है ना, और पारादीप, ये सब के बारे में लिख के रखा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं तूतीकोरिन कहाँ है? तो तमिलनाडु में। नुआसुआ कहाँ है? महाराष्ट्र में। पारादीप उड़ीसा में। ये सब बंदरगाह का नाम है, ठीक है, याद रखना। पारादीप उड़ीसा में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। चेन्नई तमिलनाडु में। मंगलौर कर्नाटका में। मर्मुगांव गोवा में। ये सब क्या है? बंदरगाह का नाम है, जो प्रमुख बंदरगाह है अलग अलग जगह के। आप इस सही है इसका नाम का याद कर सकते हैं, ठीक है। मुंबई के जो इस बंदरगाह में अधिक जहाज़ों का आवागमन के कारण निकट एक दूसरी बंदरगाह बनाई जा रही है। तो मुंबई के निकट एक और बंदरगाह बन रहा है, जवाहर नेहरू पत्तन, ठीक है, जो बन के तैयार भी हो गया है। उसके बाद देखेंगे गोवा में कौन है? मुर्मुगांव है, जहाँ से लोहा का निर्यात किया जाता है। लोहा भिजवाया जाता है। कहाँ भिजवाया जाता है? तो सुदूर अलग अलग देशों में भिजवाया जाता है, ठीक है। केरला में एक जगह, वहाँ से भिजवाया जाता है, ठीक है। प्राचीन कृत्रिम पत्तन चेन्नई है। प्राचीन कृत्रिम पत्तन मतलब होता है कि सबसे पुराना है ना बांध किसने बनाया था? तो चेन्नई ने बनाया था, ठीक है। कोलकाता में खरीदपुर स्थित डाक में मलेशिया से भारी मात्रा में है ना लकड़ियों का आयात किया जाता है। तो कोलकाता के खरीदपुर से क्या होता है? लकड़ी का आयात किया जाता है। आगे आते हैं, यहाँ देखेंगे। अब ये वायुयान आ गया। वायुयान में बहुत ज़रूरी है जानना ये कि 1953 ईस्वी में सरकार द्वारा वायुयान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। राष्ट्रीयकरण हो गया तो 1953 में, यानी जितने भी रेलवे एयरलाइंस थे उसको सरकारी घोषित कर दिया गया, ठीक है। जिससे क्या हो गया कि लोगों को सरकारी नौकरी मिलने लगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलने लगी, ठीक है। आ गया जी। देश में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, अमृतसर, गया इत्यादि शहरों में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान उपलब्ध है, ठीक है। और बहुत सारे शहरों में बनाने के लिए बात भी हो रही है। अब आज ये क्वेश्चन आंसर आ गया हम लोग का। भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो सड़क सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है, ये वाला सड़क, ठीक है। अगला, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? सड़क परिवहन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग देखरेख में कौन सा विभाग करता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। सीमा सड़क संगठन क्या है? तो सीमा सड़क संगठन देखा जाएगा तो क्या है? इनमें से कोई नहीं है सीमा सड़क संगठन, ठीक है। इंडियन एयरलाइन को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इंडियन एयरलाइन को भारतीय एयरलाइन जाना जाता है, ठीक है। वर्तमान समय में इसको तो टाटा ने खरीद लिया है, इंडियन एयरलाइन को। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। मर्मुगांव पत्तन जो है कहाँ है? गोवा में है ना। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी। सबसे पुराना प्राचीन एक चेन्नई, क्या है? सबसे पहले प्राकृतिक रूप मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया गया पतन था, बंदरगाह था। सदियातु धुबरी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सदियातु धुबरी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब रह गया क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर को ना आप सभी कोशिश कीजिए बनाने के लिए। नहीं बनेगा तो उसको तो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि फिर दोबारा बता दूंगा। अब आ गया इकाई 6, उसको कंप्लीट किया जाएगा। इकाई 5 हम लोग का कंप्लीट, इकाई 4 है और 5 को कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है। आज ही मैं इकाई 6 तक भी कोशिश करूँगा कि उसको कंप्लीट करके अपलोड कर दिया जाए, ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज मिल सके। तो यही करते हैं वीडियो का अंत, फिर करेंगे दूसरी क्लास में मुलाकात। धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।